हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछला लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 10 का लाइव प्रोसेस खत्म कर दिया था। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं सिलेबस में पहले बायो पढ़ाऊंगा, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, इसी तरह एक एक करके मैं फाइनली पूरा सिलेबस आप लोग का खत्म कर दूंगा। तो सो डोंट वरी, चलिए हम लोग अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये इसका पार्ट 1 है। धीरे धीरे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी अपलोड करते रहूँगा। ऐसा नहीं है कि लेट अपडेट होगा। आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इन लेक्चर्स में एनसीईआरटी के हर एक लाइन्स को पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी के हर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लियर करता हूँ, हर एक लाइन को इजी वे में बस ट्रांसलेट कर दिया हूँ। और इतना ही नहीं, मैं ओनली ऐसा एक यूट्यूब पर मेरा चैनल है जो एनसीईआरटी के हर एक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जिन लोगों को भी मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग जो लोग सिर्फ इसे पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी को भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही सेम लाइन्स होता है। मैंने इसे कस्टमाइज कर दिया है और ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पहले केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आखिर ये हम लोग को पढ़ने की नीड क्यों पड़ी? तो जैसा कि हम लोग के बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, हम लोग के बहुत सराउंडिंग्स में, बहुत सराउंडिंग्स के आसपास जो है बहुत तरह का फेनोमेनन होता है, जैसे कि बर्फ से पानी का बनना और पानी से फिर बर्फ का बनना। तो ये एक फिजिकल चेंज है, यानी कि ये रिवर्स हो सकता है। जैसे कि आप खुद देखो, वाटर को एवापोरेट कर दो तो वो गैस में आ गया, फिर वो जब कॉन्डेंस हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो वो फिर वाटर के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हो गए हैं। लेकिन यही आप एक कागज़ को बर्न कर दो, यानी उसको जला दो, तो उससे वो राख बन जाता है, ऐश बन जाता है। राख को ही हम लोग इंग्लिश में ऐश बोलते हैं। ठीक, तो ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे आप रिवर्सिबल चेंज नहीं है, यानी कि आप रिवर्स में फिर पेपर उस राख से नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हम लोग के अंदर फेनोमेनन होता है, और ये एक बेसिक है, समझो। इसका एडवांस वर्जन हम लोग 11-12 में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्यों इसकी नीड है हम लोग को पढ़ने की, ये सब सारी चीज़ को देखें। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, देन केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे लोग। इक्वेशन यानी कि जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो ये हो गया सिर्फ केमिकल रिएक्शन। इसे इक्वेशन में लिखना हम लोग देखेंगे, इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, यानी कि Mg प्लस O2 देन स्लैश ये वाला एरो देन MgO। ठीक है, तो वो हो गया केमिकल इक्वेशन। वो कैसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं, वो सारे चीज़ को देखेंगे। फिर कोरिजन को देखेंगे और रेंसिडिटी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के क्लास में आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो कि मैंने स्टार्ट में ही दे दिया कि आखिर ये चैप्टर में हमें पढ़ने की नीड क्यों है। फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और कुछ एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक प्यारा सा फन फैक्ट देखेंगे, ब्रेक लेंगे और फिर कंक्लूजन, हम लोग इसमें क्या पढ़ें, क्या कंक्लूड किए, उसको देखेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। सो इंट्रोडक्शन। तो मस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस, सम ऑफ दिस चेंजेस आर टेम्पोररी विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड। मतलब कि जो हम लोग के सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंज होते हैं, जैसे कि बर्फ़ से पानी का बनना, पानी से बर्फ़ का बनना, ये सारे चेंजेज होते रहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता का गिरना, तो ये सारे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, यानी कि जैसे देखो, अब वाटर को आप फ्रीज करो तो वो क्या बन गया, आइस बन गया, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं ना फॉर्म हुआ। अभी भी जो वाटर का प्रॉपर्टीज़ है वही आइस का भी प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, और ये रिवर्सेबल होते हैं। जैसे कि एक स्पंज है, या फिर आप एक रबर ले लो, रबर को आप स्ट्रेच करो तो वो लंबा हो जाता है, लेकिन फिर उसको लंबा करने से क्या, रबर के बाद कागज़ बन जाता है, उसको हम लोग स्ट्रेच कर देते हो, क्या वो कागज़ बन जाता है, यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रॉसिंग ए कैन, जैसे कि जो वो नाम तो कंपनी का नहीं लेना चाहिए, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पीते हैं वो कैन होता है, उसको हम लोग पीने के बाद
फिंगर से दबा के क्रश कर देते हैं तो वो टूट जाता है। क्या टूटने से वो कैन क्या न्यू गोल्ड का कैन थोड़ा ही बन जाता है, वो स्टील का कैन स्टील का ही कैन रहता है, ठीक है। तो वो एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। मेल्टिंग एन आइस क्यूब एंड बॉइलिंग वाटर, मतलब जो आइस क्यूब है उसका गलना यानी मेल्ट करके वाटर बनना, और वाटर जैसे कि अब ये एक एग्जांपल हो गया। और मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है। अब वाटर और सैंड को क्या आप मिक्स करोगे तो क्या वो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि वाटर में सैंड सॉल्युबल नहीं होता। ये एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक। वैसे ही इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड in which parent loses its identity to form new substance with new identity। और कोई वहीं उसके जगह कुछ अदर चेंजेस देखिए जिसमें जो पेरेंट्स है इनिशियल में चेंजेस अपने अंदर कुछ करता है और चेंज होने के बाद न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर देता है, तो वैसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। और ये फाइनली पेरेंट्स के रूप में नहीं आ सकते। जैसे कि देखो कुछ ऐसे चेंज हुए उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ तो वो तो फिजिकल चेंज हो गया, उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो चेंज मतलब कि वो चेंज होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कागज लिए हम लोगों ने उसमें आग लगा दिया, बर्न हुआ, उसके बाद राख बन गया यानी ऐश, तो कागज से डिफरेंट है ऐश, तो यहाँ पे एक ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। इसमें फिजिकली भी चेंज आ रहा है और केमिकली भी चेंज आ रहा है, ठीक है। और जो केमिकल चेंज अब आप वो रिवर्सेबल नहीं होते, यानी कि वो फिर जो अब राख है, क्या राख से आप पेपर बना सकते हो? फिर तो नहीं बना सकते हैं, तो ये इसीलिए पेरेंट में बैक नहीं हो सकते, यानी जो इनिशियल में थे वो फाइनल में आने के बाद फिर इनिशियल में नहीं आ सकते। यानी कि कागज एक बार जल गया, राख बन गया, तो वो राख से फिर कागज नहीं बन सकता है। तो इसका एग्जांपल बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत सारा रस्टिंग ऑफ जिंक, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। तो आई होप इंट्रोडक्शन में हम लोग को बस यही पढ़ना था, फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज तो हम लोगों ने 9th में बहुत सारा और 6 में 7th में 8th क्लास में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 सब्सटेंस मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी 2 सब्सटेंस मिले और एक नया सब्सटेंस फॉर्म किए, ठीक है। यानी H2 यानी कि हाइड्रोजन और O2 मिले, ठीक है, और मिल के क्या फॉर्म किए? H2O, जो कि क्या होता है? वाटर होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का फॉर्मेशन किए, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो अब यहाँ पर in chemical reaction new substance formed which is completely different in properties from the original substance, so chemical reaction chemical change takes place। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसा कि हम लोगों ने देखा ऊपर के एग्जाम्पल में, जो वाटर है बना कैसे बना था? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए थे, यानी कि मिले थे, ठीक। अब हाइड्रोजन का क्या काम होता है और ऑक्सीजन का क्या काम होता है? हाइड्रोजन भी बर्निंग में बर्निंग फ्लेम को सपोर्ट करता है और ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में बर्निंग पॉसिबल हो पाता है। लेकिन वही जो फाइनली प्रोडक्ट बना वाटर, वो आग को बुझाता है। यानी देखो इधर जो H2 और O2 थे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो दोनों आग को सपोर्ट करते थे। वहीं जब वो कॉम्बाइन हुए, केमिकल रिएक्शन हुआ उन दोनों के बीच, तो फाइनली क्या बन गया? वाटर, जो कि एकदम उसके अपोजिट है प्रॉपर्टीज में, वो आग को भुताने में काम आता है। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इसका एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्या होता है? यानी कि जो हम लोग का ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, उसको हम लोग फर्मेंट करते हैं, उसको सड़ाते हैं और फाइनली उससे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाइन, वोडका, बियर, ये सारे चीज अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग के बॉडी के अंदर कैसे कैसे एंजाइम रिएक्ट करके कैसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को, प्रोटीन को, जैसा कि हम लोगों ने लाइव प्रोसेस में पढ़ा था, तो उसका भी यहाँ एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो हम लोग कंसीडर कैसे करेंगे कि कोई भी जो चेंज आ रहा है वो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ऐसे ही तो हम लोग किसी चीज को नहीं कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म बहुत सारे चीजों में होता है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सो हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? हम लोग कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, यानी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज
टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, जिसके मदद से हम लोग पहचान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे उस एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.1 जो कि एनसीईआरटी के बुक से मैंने बोला था ना, एनसीईआरटी को मैं एकदम सीक्वेंस में ले चलूंगा, एनसीईआरटी के हर एक लाइंस को समझाऊंगा और हर एक एक्टिविटी को कराऊंगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, बस फन में होगा सब चीज़। आप केमिस्ट्री को इंटरेस्ट से पढ़ो, इतना अच्छा सारा मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि आप भी लोग का आराम से आप लोग का सिलेबस खत्म हो, आराम से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, हर एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ेंगे। मैं तो इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, जैसा कि लाइव प्रोसेस का आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, इंटेक्स क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बैक एक्सरसाइज, मतलब समझो आप एनसीईआरटी का हर एक लाइन जहाँ जरूरत पड़ता है मैं बाहर जाके भी पढ़ाता हूँ। तो चलिए एक्टिविटी 1.1 हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम लोग बर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले देखो, जो बेसिक नहीं जानते हैं वो एक्टिविटी को देखें एक्सपेरिमेंट होता कैसे। तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट का नाम होता है, देन उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, और ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, और कंक्लूजन मतलब फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला, क्या हम लोग को फाइनली ओवरकम मिला, हम लोग को उस रिएक्शन से हम लोग क्या जाने। ठीक है, ऑब्जर्व किए यानी क्या हुआ, और कंक्लूजन यानी कि क्या हम लोग उस चीज से ऑब्टेन किए, क्या जाने। ठीक है, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। ठीक है, तो कैसे जलाएंगे, टेक अबाउट 2 cm लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस विथ सैंड पेपर। तो हम लोग को 2 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको रब करना है सैंड पेपर से। वेरी आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, हर एग्जामिनेशन में आ जाता है कि आखिर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं, क्यों रब करते हैं। तो क्योंकि वो मेटल है जो कि ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर जो होता है हम लोग का, उसमें नमी होता है, ह्यूमिडिटी होता है, मॉइस्चर होता है, तो उससे वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। तो इसीलिए उसको हम लोग सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, क्लीन करते हैं, जिससे आसानी से वो जल पाए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, होल्ड विथ इट ए पेयर ऑफ टंग्स, यानी कि आप जनरल भाषा में इसको आप एक चापने वाला, जैसे कि चापने वाला कह सकते हैं। ठीक है, यानी उस रिबन को आपको एक मेटल के चापने वाला चीज़ से एक, मतलब हाँ वही चापने वाला चीज़ बोल सकते हो, चापने वाला उसको टंग्स बोलते हैं, उसको टंग से उसको पकड़ना है, फिर उसके बर्न करना है एक बर्नर के साथ, मतलब ये स्प्रिट बर्नर होता है, इसके ऊपर उसको जलाना है, और उसको जलने के बाद जो बर्निंग रिबन ओवर ए वाच ग्लास सो दैट एज फॉर्म कलेक्ट विथ ए ग्लास। देखो अब इसको ऐसे जलाना है कि जो वो मैग्नीशियम रिबन है जलने के बाद जो उसका मतलब कि जो उसके अंदर से जो नहीं जलने के बाद जो राख होता है यानी कि ऐश होता है, वो एक बर्तन में हम लोग को कलेक्ट कर देना है, यानी जलते टाइम वो बर्तन में कलेक्ट हो जाए, या फिर जलने के बाद उसे हम लोग बर्तन में लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को ऑब्जर्व करना है क्या हम लोग उससे फाइंड किए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या हम लोग उससे किए। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो जब बर्न होता है तो वो डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, यानी कि वो बहुत चमकदार रोशनी होता है, वो ऐसा रोशनी होता है उसके सामने हम लोग का आंख पूरा अच्छे से ओपन नहीं हो सकता है। ठीक, उस जो जलने के मैग्नीशियम रिबन के जलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डैजलिंग वाइट फ्लेम, यानी कि बहुत चमकदार वो रोशनी होता है। ठीक है, और जलने के बाद वो वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जो ये बना हुआ है, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसी से ये रिएक्ट करके बनता है। यानी कि देखो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, फिर ऑक्सीजन जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब हम लोगों ने उसे हीट दिया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक्टिविटी 1.1 में यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आ जाता है अक्सर। ठीक है, तो हम लोग एक्टिविटी 1.2 यानी एक्सपेरिमेंट 2। अब एक्सपेरिमेंट 2 में हम लोग को क्या देखना है, तो टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। देखो यहाँ पे आप लोग फार्मूला का डिस्कशन नहीं करो, ठीक है, एनसीईआरटी में भी डिस्कशन नहीं है, तो आप लोग बेचिंतित रहो, एकदम चिंता मत करो कि इससे क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन आएगा एक्टिविटी लिखने के लिए कि आप प्रूफ करो कि कैसे जो है केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल दो, एक केमिकल रिएक्शन करके दिखाओ जिससे हम लोग को पता चले कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक प्रेसिपिटेट बनता है। तो सेम आपको ऐसे ही लिखना होगा, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये सारे चीज़ आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो आगे जब हम लोग का नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बाद जब केमिकल इक्वेशन टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम लोग उसका केमिकल इक्वेशन वाला फॉर्म लिखेंगे। यानी जैसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, ठीक है, तो PbNO3 होता है, होल ट्वाइस होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, उसको जब हम
हम लोग इक्वेशन पढ़ लेंगे, हम लोग को एडवांस ज़्यादा नहीं बनना है। मैक्सिमम टीचर जो होते हैं बहुत एडवांस अपने आप को समझते हैं, यहीं पर फॉर्मूला और वगैरह प्लस उसमें लगाना, ये एरो लगाना सब सिखाने लगते हैं। भाई देखो एनसीईआरटी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो कुछ उसका रीजन होगा, जब वहाँ पे वो सिखाएगा इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बस हम लोग थ्योरेटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कोई भी जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है, तो वही हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, मानो ये लेड नाइट्रेट है एक टेस्ट ट्यूब में है, और एक पोटेशियम आयोडीड है ये एक अलग टेस्ट ट्यूब में है, और ये जब पोटेशियम आयोडाइड को है लेड नाइट्रेट के जब हम लोग सॉल्यूशन वाले टेस्ट ट्यूब में जब डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे देखो ये था लेड नाइट्रेट, ठीक, इसमें जैसे ही हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड डाला तैसे ही ये एक येलो प्रेसिपिटेट बना जाता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों को मिक्स करते हैं एक साथ लाते हैं तो रिएक्शन करके क्या बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, और वो येलो प्रेसिपिटेट क्या चीज़ का होता है, लेड आयोडाइड का, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। और इससे हम लोग कंक्लूड क्या किए कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, यानी प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जो प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, और ये सेपरेट हो जाता है जब रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशन में, यानी ये अब सॉल्यूबल नहीं है तो ये सॉल्यूशन से अलग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्टिविटी 1.2 समझ में आया होगा। तो हम लोग चलिए अब ये कुछ बोल रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, तो ये बोल रहा है कि इतना अच्छा वीडियो है, हर एक हम लोग एनसीईआरटी को सीक्वेंस में पढ़ें तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। कि अभी भी कुछ सोच रहे हो क्या, इसके तरह सोचो मत, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबा दो, जिससे मैं जो भी इसके बाद का लेक्चर्स पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। तो चलो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वैसे लोग को जिनको इनकी ज़रूरत है। मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं फ्री में पूरा ये कोर्स करा रहा हूँ। यूट्यूब पर जाके देखो तो सारे सब्सक्रिप्शन ले लेके कराते हैं, मैं फ्री में करा रहा हूँ, इसीलिए जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक जरूर पहुँचाओ, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं इसी के साथ। अब एक फन फैक्ट जानेंगे हम लोग। क्या आप जानते हो, डिड यू नो, देखो ये कितनी प्यारी सी लड़की क्या पूछ रही है आपसे, क्या आप जानते हो, डिड यू नो, क्या आपने क्या जानते हो। तो each hydrogen atom in your body is 13.5 billion years old since they were created at the birth of universe। मतलब कि हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी हाइड्रोजन एटम है वो साढ़े 13 बिलियन ईयर पुराना है, यानी कि जब यूनिवर्स बना था तब जो हाइड्रोजन था उतना ही पुराना हाइड्रोजन हम लोग के बॉडी में है। तो ये फन फैक्ट है कि नहीं, सोचो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था उसी टाइम का हाइड्रोजन हम लोग के बॉडी के अंदर भी है। तो चलिए आई होप कि आपको फन फैक्ट भी अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.3 को देखेंगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंट 3 करेंगे। तो इसमें क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, जिंक्स के ग्रैन्यूल्स को डालना है कॉनिकल फ्लास्क में। टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क, यानी एक आपको समझे ये समझो आप एक फ्लास्क लेना है, उसके अंदर जिंक का ग्रैन्यूल्स यानी जिंक जो मेटल होता है उसका कुछ टुकड़ा को डालना है। इसके जगह आप अल्युमिनियम फॉइल के भी टुकड़ा को, जो अल्युमिनियम फॉइल जैसे कि हम लोग रोटी रैप करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक गर्म होता है, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसको ले लेना है और उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में रख लेना है एक फ्लास्क के अंदर, और उस फ्लास्क के अंदर क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद उसको एक टाइट कॉर्क से उस फ्लास्क को एयर टाइट कर देना है और उस फ्लास्क में एक छेद करके पाइप लगा देना जिससे एयर पास हो, ठीक। अब इस जब ये दोनों मिलेंगे, जब जिंक ग्रैन्यूल्स और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बबल यानी इसके अंदर थोड़े थोड़े बबल्स बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगते हैं। अब इस हाइड्रोजन गैस का ऐसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन जान लो, अब इस हाइड्रोजन गैस को हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि इवोल्वेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हुआ है। तो इस पाइप के ऊपर जब थोड़ा देर जब रिएक्शन जब आपको दिखने लगेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देखना बहुत छोटा छोटा बबल जब बनने लगेगा, आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे रिएक्शन हो गया है। तो आप उसके जब पाइप के ऊपर जब आप एक मोमबत्ती को रखोगे, एक बर्निंग फ्लेम को रखोगे, तो उस फ्लेम का अचानक से लाइट तेज हो जाएगा, फ्लेम तेज जलने लगेगा और पॉपअप साउंड करेगा थोड़ा थोड़ा, यानी हाइड्रोजन जब बर्न करना है तो पॉपअप एक साउंड देता है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या किए, वी विल ऑब्जर्व द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स के पास देखेंगे कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। तो इससे हम लोग कंक्लूड क्या किए कि एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो गैस इवॉल्व होता है, यानी इवॉल्वेशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स कुछ हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको केमिकल रिएक्शंस और अच्छे से समझ में आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज होता है, एनसीईआरटी में नहीं है भी है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस 5 मिनट आप लोग टाइम दो, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक्सपेरिमेंट 4, टेक सम डाइल्यूटेड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, इट हैज ए पर्पल कलर। देखो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लिए आप,
इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब आपको लेमन जूस लेना है, जो नारंगी होता है उसको आपको निकालना है, उसको छील लेना है, यानी कि उसके ऊपर का जो कवर होता है फ्रूट कवर उसको हटा देना है और उसको दबाना है और उससे जो लिक्विड गिरेगा वो गिराना है किसमें, जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम पर मैग्नेट लिए जो पर्पल कलर का उसमें डालना है। ठीक है, और ये जो लेमन का जूस हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि ये साइट्रिक एसिड कंटेन करता है। जैसे ही हम लोग उसका ड्रॉप डालेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट वाले सॉल्यूशन में, वो देखना धीरे 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 डिस्कलर हो जाएगा, यानी पिंक से वो कलरलेस हो जाएगा, यानी वाटर की तरह हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए, जो पर्पल कलर का जो पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन था वो फेडिंग होने लगा, यानी गायब होने लगा और फाइनली कलरलेस हो गया। इसे कंक्लूजन क्या निकालें कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाता है। यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि कैसे हम लोग कोई चेंज को कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन चेंज है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट 5, तो इसमें क्या करना है, एक हम लोग को एक लिटिल क्विक लाइम लेना है और इसको हार्ड बीकर में लेना है, एक बीकर ले लेना है और उसके अंदर कैल्शियम, ये कैल्शियम होता है क्विक लाइम, आप नॉर्मल भाषा में चूना पाउडर बोल सकते हैं। जब हम लोग का जब छत जो वाल बनता है अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो लोग आपको अच्छे से बता देंगे। जैसे कि हम लोग का जो घर बनता है नया नया, तो जब वो प्लास्टर होता है तो उस पर हम लोग व्हाइट कलर का एक प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो वही होता है क्विक लाइम। तो आप अपने पापा से भी बोलेंगे कि पापा थोड़ा सा क्विक लाइम ला दो, जो प्लास्टर होने वाला चूना होता है वो ला दो, तो वो ला के देंगे। तो क्या करना है, आप सावधानी से थोड़ा उसको आप एक ग्लास में पानी ले लेना और उसके अंदर डाल देना। ठीक, थोड़ी देर बाद जब आप ग्लास को टच करोगे तो आपको लगेगा कि वो गर्म हो चुका है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि हीट होता है। जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो इसमें क्या करना था, हम लोग को एक फ्लास्क लेना है और उसमें क्विक लाइम लेना है। ठीक है, यानी चूना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐड वाटर टू इट स्लोली, और इसमें धीरे धीरे पानी डालना है और उसके बाद बीकर को टच करना है। ठीक, इतना हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब ऑब्जर्व क्या किए, जो बीकर है उसको छूने से हम लोग को लगा ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो इसे हम लोग कंक्लूड क्या किए, जब केमिकल चेंज होता है तो टेम्परेचर में चेंजमेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक्सपेरिमेंट अब हम लोग को 6 देखना है। तो व्हेन वैक्स इज बर्न इन, मतलब जब वैक्स को जब हम लोग बर्न करते हैं, वैक्स कौन, यानी जो हम लोग का कैंडल होता है उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है जो बर्न होके धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो उसको जब हम लोग बर्न करेंगे, एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, उसको हम लोग को बर्न करना है। जब बर्न करने के बाद ऑब्जर्व क्या करना है, हम लोग को ऑब्जर्व होगा कि जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब कैंडल बर्न होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या करेंगे, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्टेट होता है, यानी स्टेट चेंज करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन। वाटर इज ए लिक्विड वेयर एज ए कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, दिस means that during combustion of wax a physical state change from solid to liquid and gas। मतलब कि जब वैक्स जो बर्न करते हैं हम लोग, किसी भी वैक्स को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो अपना फिजिकल स्टेट भी चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो केमिकल चेंजमेंट ही करे, केमिकल चेंजमेंट के साथ साथ फिजिकल चेंजमेंट भी, यानी शेप का भी चेंजमेंट कर सकता है। वो एक तो लिक्विड के फॉर्म में आता है और वाटर और जो वो CO2 होता है उसको भी, वो सॉरी CO2 नहीं होता है, वो सॉरी मैंने गलती से वो बोल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही होता है जो कि वो रिलीज करता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको एक्सपेरिमेंट 6 भी समझ में आ गया होगा। तो इतना एक्सपेरिमेंट करने का हम लोग का पीछे का रीजन क्या था, हम लोग जानना चाहते थे कि कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा कि हम लोग उस चेंज को केमिकल चेंज कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या कंक्लूड, जो लोग समझ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट देखना टाइम पास है तो आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। एग्जाम में इस एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे ये पीछे वाला क्वेश्चन देखो, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि आप कोई एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दो कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो आप क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे, आपको ये जब प्रोसीजर ही नहीं पता होगा, ये डायग्राम ही आपको छोटा सा रफली बनाने नहीं आएगा, तो आप एग्जाम में क्या लिख कर आओगे। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कंक्लूड क्या किए, फ्रॉम द एबव एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। मतलब कि यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जो हम लोग एक्टिविटी यहाँ पर जो हम लोग ने एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट किया, इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस जब होता है तो केमिकल रिएक्शन डिटेल, मतलब कि किस कंडीशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग केमिकल चेंज करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज फाइनली क्या होता है केमिकल रिएक्शन का,
क्या होता है, ठीक। तो उसमें जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे तो गैस चेंज इन स्टेट यानी स्टेट भी बदल सकता है, चेंज इन कलर कलर भी बदल सकता है, इवॉल्वेशन ऑफ गैस यानी गैस भी रिलीज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर भी बदल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है, और चेंज इन स्टेट तो है ना स्टेट यानी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन फाइनली अच्छे से समझ में आ गया हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन में देखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। देन हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को देखा। उसके बाद हम लोग के मन में एक एराइज आया, एक क्वेश्चन हुआ हम लोग के अंदर, हम लोग के माइंड में क्वेश्चन आ गया कि हम लोग कैसे कहेंगे कि कोई भी चेंज एक केमिकल चेंज है। तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन क्या होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो जब हम लोग स्टेट चेंज होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, फिजिकल स्टेट, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कलर भी चेंज हो सकता है, गैस भी रिलीज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो इन सब चीज़ का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक ब्रीफ तरीके से अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटी के हर एक एक्टिविटी को पढ़ा। जहाँ पे हम लोग को नीड पड़ी वहाँ पे हम लोगों ने अदर एक्सपेरिमेंट्स को भी देखा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन जो है, अब जैसे कि हम लोगों ने बस वहाँ क्या देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था वो सिर्फ हम लोग उसे लैंग्वेज के फॉर्म में देखा। अब इक्वेशन MgO कैसे लिखते हैं उसको हम लोग केमिकल जो इक्वेशन है उसमें पढ़ेंगे, और फिर केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है रिएक्शन के बाद उसको बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल रिएक्शन को, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखो ये आउल इतना बड़ा बड़ा आइज करके देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इतने डेडिकेशन के साथ पूरा वीडियो को देखा और लास्ट तक बने रहे। तो चलिए थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही हम लौटेंगे केमिकल इक्वेशन के पार्ट 2 के साथ। तो चलिए जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबा दें कि जबकि जैसे ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ये चैनल को जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी नीड है, जिनको एनसीईआरटी पढ़ना है, जिनको बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाना है। मार्क्स लाना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने इंटरेस्ट अपने पैशन को जरूर फॉलो करो। एक इसको समझो कि आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मार्क्स के लिए मत पढ़ो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। सी यू सून।